हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत भाग 3 के लेसन नंबर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी। जैसा कि हम शीर्षक से जान सकते हैं कि आज हम सिनेमा के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जब फिल्म बनना शुरू हुई थी तब वह शॉर्ट फिल्में बना करती थी। मतलब कि यह फिल्में 5 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट की होती थी। लेकिन आज ऐसी फिल्मों का चलन नहीं है। आज हम 2 घंटे, 2.5 घंटे की फिल्में देखते हैं। भारतीय सिनेमा के लिए पहली फिल्म थी, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। यह फिल्म दादा साहेब फाल्के जी ने बनाई थी। यह फिल्म 1913 में बनाई गई थी। तब से सिनेमा में लंबी फिल्में बनना शुरू हुई। लेकिन यह पिक्चरें कैसी होती थी? साइलेंट पिक्चर होती थी, यानी कि इसमें आपको आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। इन पिक्चरों में हीरो हीरोइन जो कुछ भी बोलते थे वह सुनाई नहीं देता था। सिर्फ हम पिक्चर देख करके उसे समझते थे। इन फिल्मों को मूक फिल्म कहा जाता था। फिर धीरे धीरे ऐसी फिल्में बनने लगी जिनमें साउंड होता था, यानी आवाज़। ऐसी फिल्में बनने से हमारे सिनेमा को टॉकीज कहा जाने लगा। अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं, जो है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। शुरू करते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थीं। कहने का तात्पर्य है कि जब फिल्म आलम आरा रिलीज होने वाली थी, यानी कि दर्शकों को देखने के लिए प्रदर्शित होने वाली थी, तो उनके जो पोस्टर थे उस पर यह सारी पंक्तियाँ लिखी हुई थी कि वे सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। यह पंक्तियाँ उस पोस्टर पर लिखी हुई थी। यहाँ पर सवाक का मतलब है कि स माने साथ और वाक माने वाणी, यानी ऐसी पिक्चर जिसमें आवाज़ भी सुनाई दे, यानी कि उसे हम देख भी सकें और सुन भी सकें। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मूक सिनेमा यानी कि जिसमें आवाज़ ना हो। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, यहाँ पर इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि जो सबसे पहली बोलती फिल्म थी उसका नाम है आलम आरा और इस फिल्म को बनाने वाले हैं अर्देशीर एम ईरानी। इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा उन्हें हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट से मिली। अर्देशीर ने उस वक्त एक इंटरव्यू में कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका।
फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का ज़रूरी हिस्सा बनी। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने बताया कि उनके पास ना ही संगीतकार थे और ना ही गीतकार थे जो उनकी फिल्मों में संगीत और गीत दे सकें। इसलिए उन्होंने अपनी स्वयं की धुन उसमें दी और उसमें उन्होंने वाद्य यंत्र के रूप में, यानी कि जिन इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने उसमें बजाया वो थे तबला, हारमोनियम और वायलिन। आलम आरा की शूटिंग रात में होती थी कृत्रिम प्रकाश में, यानी आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज़ करके वह इस फिल्म को पूरा किए। आगे आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही हैं। टेक्नीशियन यानी कि टेक्नीशियन जो वहाँ पे टेक्निकल काम करते हैं। अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाईं। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस समय के दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। अर्थात जो आलम आरा फिल्म थी उसकी नायिका यानी ही हीरोइन जुबैदा थी और उस फिल्म के नायक यानी हीरो विट्ठल थे। वे उस समय सबसे ज़्यादा फीस लेते थे, यानी कि सबसे ज़्यादा उनकी फ़ीस थी और वो बहुत बड़े स्टार भी थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। किसके? यह जो नायक विट्ठल हैं उनके। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। विट्ठल जो कि इस फिल्म के नायक थे, उन्हें उर्दू बोलने में थोड़ी मुश्किल होती थी, वो ठीक से उर्दू नहीं बोल पाते थे, इसलिए उनको हटाकर उनकी जगह महबूब नाम के हीरो को ले लिया गया, जिससे कि विट्ठल नाराज़ हो गए और फिर उन्होंने उन पर केस कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और इंस्टंट मैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्मोद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। इसलिए यह जो अर्देशीर हैं, इन्हें सिनेमा जगत में भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई,
क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी, उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर इस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, वर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। पाठ का निष्कर्ष इस प्रकार से है कि हम सबसे पहले बोलती फिल्म जिसका नाम है आलम आरा से परिचित हुए। 14 मार्च 1931 को ऐतिहासिक तारीख में भारतीय सिनेमा में बड़ा बदलाव आया। उस दिन यह फिल्म प्रदर्शित होने वाली थी। इस फिल्म के निर्देशक का नाम है अर्देशीर एम ईरानी। इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा ईरानी साहब को हॉलीवुड की एक फिल्म शो बोट देख कर के मिली। वह उस फिल्म को देखकर उनके मन में यह इच्छा जगी कि वह भी एक बोलती फिल्म बनाएंगे, जिसकी कहानी ये उन्हें पारसी रंगमंच से मिली। जब आलम आरा प्रदर्शित हो गई यानी कि रिलीज़ हो गई, तब अर्देशीर साहब का एक इंटरव्यू हुआ यानी कि साक्षात्कार, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें बड़ी ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। उनके पास संगीतकार नहीं थे, गीतकार नहीं थे, और जो वाद्य यंत्र उन्हें चाहिए थे उसमें म्यूज़िक देने के लिए, उसमें भी कोई सामान नहीं था। उनके पास सिर्फ 3 वाद्य यंत्र थे, तबला, हारमोनियम और वायलिन। उस फिल्म में इतने सारे लोगों ने अपना संगीत और गीत दिया था, इसलिए उसमें किसी भी संगीतकार या गीतकार का नाम नहीं शामिल हो पाया। और इस फिल्म का पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। इस फिल्म की शूटिंग अक्सर रात में की जाती थी, कृत्रिम प्रकाश में यानी आर्टिफिशियल लाइट्स में। इस फिल्म में हिंदी और उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया। इस फिल्म के हीरो विट्ठल थे और हीरोइन का नाम जुबैदा था। विट्ठल को उर्दू बोलने में काफ़ी मुश्किल आती थी, इसलिए उन्हें इस फिल्म से हटा दिया गया था और उनकी जगह पर महमूद को रख लिया गया था। विट्ठल इस बात से बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने मुकदमा कर दिया था। उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था। ये वही जिन्ना है जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। उस समय यह वकील हुआ करते थे। विट्ठल उस समय के कामयाब अभिनेता थे। आलम आरा फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमाघर में प्रदर्शित हुई। यह 8 हफ्तों तक हाउसफुल थी। इसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस लगी हुई थी, क्योंकि इतने सारे दर्शक वहाँ पे थे, उसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लगाना पड़ता था। इस फिल्म की रील 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। बोलती फिल्में यानी सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं आदि जैसे विषय लिए जाते थे। इसके अलावा कुछ सामाजिक विषयों पर भी फिल्में बनाई जाती थीं। एक ऐसी ही फिल्म बनी थी जिसका नाम है खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इस कारण बहुत सी परेशानियां हुई इसको रिलीज़ करने में। ब्रिटिश शासन ने इस पर कड़ा विरोध किया था। अर्देशीर इतने विनम्र थे कि 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया था। अर्देशीर को भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, यानी कि बोलती फिल्मों के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है।
जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया तो सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्री की ज़रूरत पड़ी, यानी पढ़े लिखे एक्टर और एक्ट्रेस की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे और सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। जो मूक फिल्में हुआ करती थी उसमें पहलवानों जैसे शरीर वाले लोग, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से तो काम चल जाया करता था, लेकिन अब उन्हें संवाद बोलना था, यानी कि डायलॉग्स बोलने थे और गायन की प्रतिभा भी बढ़ गई थी। इसलिए आलम आरा के बाद शुरुआत में बोलती फिल्मों के दौर में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी और उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ गया था। सिनेमा में इन भाषाओं का प्रचलन भी बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि यह बोलचाल की भाषा थी और यह सभी के समझ में भी आने वाली थी। अब सिनेमा ने अपना देसी अवतार ले लिया था। भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में हम दादा साहब को जानते हैं। इन्होंने पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार फाल्के पुरस्कार होता है, इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार को दिया जाता है। ईरानी साहब को सवाक फिल्म जगत का पिता कहा जाता है। तो इस तरह से आलम आरा फिल्म प्रदर्शित होने के बाद भारतीय सिनेमा का नया दौर शुरू हो गया। इस पाठ से हम यह समझ सकते हैं कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता, वह बदलता रहता है। आज जो समय है वह कल अवश्य बदल जाएगा। परिवर्तन समाज का नियम है। यदि समाज में परिवर्तन ही नहीं होंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। जिस प्रकार से भारतीय सिनेमा में परिवर्तन हुआ है वह कहां से कहां पहुंच गया, उसी प्रकार से हमें भी अपने आप को समय के साथ परिवर्तित करते रहना चाहिए ताकि हम सफल बन सकें। अब इस पाठ का प्रश्न उत्तर हम कर लेंगे। क्वेश्चन है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और तभी उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। इस फिल्म का आधार उन्होंने पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से लिया। दूसरा प्रश्न है, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर आ जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? उत्तर, फिल्मों में जब अभिनेताओं को दूसरे की आवाज़ दी जाती है तो उसे डब कहते हैं। कभी कभी फिल्मों में आवाज़ तथा अभिनेता के मुंह खोलने में अंतर आ जाता है, क्योंकि डब करने वाले और अभिनय करने वाले की बोलने की गति समान नहीं होती या किसी तकनीकी दिक्कत के कारण ऐसा हो जाता है। इस पाठ के कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। इन प्रश्नों को और इस शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, पहली बोलती फिल्म का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 2, आलम आरा फिल्म के निर्देशक का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, नायक विट्ठल के वकील कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4, आलम आरा फिल्म कितनी लंबी थी? और क्वेश्चन नंबर 5, आलम आरा फिल्म किस सिनेमा घर में और कहाँ प्रदर्शित हुई? इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। यह पाठ यहाँ समाप्त हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।